देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ठोसों में अपूर्णताओं के बारे में पढ़ा, उनमें दोषों के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम लोग ठोसों में विद्युतीय गुण का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर विद्युतीय गुण की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। देखिए, विद्युतीय चालकता के आधार पर या विद्युतीय चालन की बात की जाए तो उसके आधार पर ठोसों को तीन भागों में बांटा गया है, चालक, कुचालक, अर्धचालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। आप लोगों ने जितने भी विद्युत के तार देखे होंगे ये सब चालक होते हैं, जैसे तांबे का तार है, एल्यूमिनियम का तार है, ठीक है, ये चालक होते हैं। अब बात की जाए कुचालक की, तो कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जैसे गंधक है, फास्फोरस है, हमारी सूखी लकड़ी है, तो ये सब हमारे कुचालक के अंदर आते हैं। और अर्धचालक इन दोनों के मध्य की अवस्था होती है। अर्धचालक ऐसे चालक होते हैं, या हम बात करें ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें कि 0 डिग्री केल्विन पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। कहने का मतलब है जो 0 डिग्री केल्विन पर तो विद्युत धारा का प्रवाह प्रदर्शित नहीं करते हैं, या जिनमें 0 डिग्री केल्विन ताप पर तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों के मध्यवर्ती अवस्था होती है अर्धचालक, यानी चालक अवस्था और कुचालक अवस्था, या हम ये कह सकते हैं चालक ठोस और कुचालक ठोस के जो बीच की अवस्था होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी जो चालकता की परास है उसके आधार पर इनको किस तरीके से डिफरेंशिएट किया गया है, बांटा गया है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो चालकता के आधार पर ठोसों को तीन भागों में बांटा गया है। चालकता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, चालक, कुचालक, अर्धचालक। ठीक है, इसकी हमने बात कर ली। अभी मैंने आपको बताया है चालक होते हैं, कुचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं। अब हम एक नज़र इनकी चालकता की परास पर डाल लेते हैं कि इनकी चालकता की रेंज या परास क्या होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए, चालक की बात की जाए तो ये वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता की परास 10⁴ से लेके 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य परास की होती है। यानी 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इनके मध्य परास में इनकी चालकता होती है। ये रेंज है, इनकी चालकता की रेंज है। उदाहरण है कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, ये आपके चालक ठोसों के उदाहरण है। अब बात करते हैं कुचालक की। कुचालक क्या होते हैं? वे ठोस जिनकी चालकता बहुत ही कम होती है, और ये होती है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के परास के मध्य। यानी इनकी जो चालकता की रेंज होती है वो 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य की होती है। और ऐसे पदार्थों को कहते हैं कुचालक, जैसे गंधक है, फास्फोरस है। अब चलते हैं अर्धचालकों की तरफ कि अर्धचालकों की जो चालकता रेंज है, चालकता की परास है, वो क्या होती है। देखिए बच्चों, वे ठोस जिनकी चालकता बहुत कम 10⁻⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्यवर्ती परास की होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। और अर्धचालकों के उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये चालकता के परास के आधार पर हमने अध्ययन कर लिया कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। अब हम धातुओं में विद्युत चालन की बात करेंगे कि धातुओं में विद्युत का चालन कैसे होता है। देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि जो धातुएं होती है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो धातुएं होती है वो ठोस अवस्था में और गलित अवस्था में दोनों ही रूप से विद्युत का क्या करती है, चालन करती है। तो देखिए, ठोसों में हम बात करते हैं विद्युत चालन की। देखिए बच्चों, धातुओं में विद्युत चालन, हम बात कर रहे हैं धातुओं में विद्युत चालन की। धातुओं में विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण होता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है।
आगे देखिए, धातुएं ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करती है। समझ में आ गया, दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करती है और इसे हम बैंड सिद्धांत के द्वारा समझ सकते हैं। यानी धातुओं में जो चालकता का गुण है उसे बैंड सिद्धांत के द्वारा हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए ये बैंड सिद्धांत क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत। देखिए समझिएगा, ये कहा जाता है कि जो धातुएं होती है, या हम बात करते हैं ठोसों के बारे में, तो ये कहा जाता है यानी ठोसों में जो संयोजकता कोश होते हैं उनके परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। और ये जो आणविक कक्षक होते हैं ये एक दूसरे के इतने पास पास होते हैं कि एक बैंड का निर्माण करते हैं, एक बैंड बनता है। इसे हम संयोजकता बैंड भी कहते हैं। जो ये बैंड बना है इसे संयोजकता बैंड कहा जाता है। इस संयोजकता बैंड से जस्ट ऊपर एक उच्च ऊर्जा का भी बैंड होता है या एक उच्च ऊर्जा का कोश होता है जिसे चालकता कोश या चालकता बैंड कहते हैं। ठीक है, अब इनके आधार पर संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच में जो गैप होता है उसके आधार पर हम लोग जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें चालक, कुचालक और अर्धचालकों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, यानी कहने का तात्पर्य है कि बैंड सिद्धांत के द्वारा हमें दो तरीके के बैंड मिल रहे हैं। एक होता है संयोजकता बैंड और एक होता है जस्ट इसके ऊपर उच्च ऊर्जा वाला चालन बैंड या चालकता बैंड जिसे हम बोल सकते हैं। और इन दोनों के आधार पर इनके बीच में जो गैप होता है, इनके बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है, उसके आधार पर हम चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर कर सकते हैं। तो एक बार हम बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए बैंड सिद्धांत, धातु परमाणुओं में उपस्थित संयोजकता कोश के परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं। मैंने अभी बताया आपको, भी परमाणु कक्षक मिलकर आणविक कक्षक बनाएंगे। ठीक है, जिनकी ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है। तो ऊर्जा में अंतर कम होने के कारण वो बहुत पास पास होते हैं और एक बैंड का निर्माण करते हैं। और इस बैंड को क्या बोलते हैं? संयोजकता बैंड या वैलेंस बैंड कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, कौन से बैंड का निर्माण हुआ? संयोजकता बैंड का निर्माण हुआ। आगे देखिएगा, संयोजकता बैंड के ऊपर उच्च ऊर्जा वाला रिक्त बैंड होता है जिसे चालकता बैंड कहते हैं। मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, इसके ऊपर उच्च ऊर्जा वाला बैंड चालकता बैंड होता है। धातुओं में संयोजकता बैंड एवं चालकता बैंड में जो अंतराल होता है, इनके मध्य जो ऊर्जा का गैप होता है, ऊर्जा का अंतर होता है, वो बहुत कम होता है। या हम कह सकते हैं कि ये बैंड अति व्यापित होते हैं, पास पास होते हैं। अब बात की जाए अधातुओं की, तो अधातुओं में यह अंतर बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, और जो अर्धचालकों की बात की जाए तो अर्धचालक, आप लोगों को पता है कि अर्धचालकों की जो अवस्था होती है या अर्धचालक अवस्था होती है वो चालक और कुचालक के मध्य की अवस्था होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें भी संयोजकता बैंड और जो चालन बैंड के बीच में जो अंतर होगा वो इन दोनों के मध्य का अंतर होता है। तो देखिए क्या होता है, यानी कह सकते हैं कि ये कोई संयोजकता बैंड है और ये कोई चालन बैंड है। ये कोई चालन बैंड है जो मैंने खाली बनाया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें चालकों की बात करें, बेटा ध्यान दीजिएगा, चालकों की बात करें तो ये दोनों बैंड, इसको मैं VB वैलेंस बैंड यानी संयोजकता बैंड बोल सकती हूँ, इसको चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड CB से दर्शा देती हूँ मैं इसको। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं संयोजकता बैंड की, ये हम बात कर रहे हैं चालन बैंड की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चालकों की तो ये दोनों बैंड आपस में अति व्यापित होते हैं, मिले हुए होते हैं। यानी या ये कह सकते हैं कि इनके मध्य जो ऊर्जा का अंतर है बहुत बहुत कम होता है। क्लियर है, ये हम लोग बात कर रहे हैं चालकों के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग कुचालक के बारे में। तो कुचालकों में जो ये गैप होता है बेटा ये बहुत ही ज़्यादा होता है। देखिए इनके मध्य जो ये ऊर्जा का अंतर है ये बहुत ही क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्लियर है,
और अर्धचालकों की बात की जाए तो अर्धचालकों में ये अंतर इन दोनों के बीच का होता है। देखिए मैं यहाँ पे समझा रही हूँ अर्धचालकों का बना के, ये वैलेंस बैंड हो गया, संयोजकता बैंड हो गया, और ये ठीक है, और ये हो गया चालन बैंड। तो देखिए ये तो हमने बात की है चालकों के बारे में। किसके बारे में? चालक। क्योंकि चालकों में मैंने क्या कहा कि जो संयोजकता बैंड और चालन बैंड होता है वो अतिव्यापित होते हैं, इनके बीच में स्थान बहुत कम होता है, ऊर्जा गैप, एनर्जी गैप या ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। कुचालकों की बात करें तो ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, जो ऊर्जा का अंतर है बहुत ज़्यादा होता है, और अर्धचालकों में इन दोनों के मध्य का होता है। अब इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, ये जो आपको ये वाला चित्र दिखाया गया है ये चालक का दिखाया गया है। चालक, जो चालक पदार्थ है उसमें बैंड सिद्धांत को बताया गया है, ये चालक पदार्थों को प्रदर्शित कर रहा है। ये कुचालक, अचालक को कुचालक भी कहते हैं, ये कुचालक और ये अर्धचालक के बारे में बताया गया है। देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग इस चालकों को ध्यान से देखेंगे, इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये जो चालक पदार्थ होते हैं, या हम बात करें जो चालकों की हम लोग बात कर रहे हैं, उन चालकों में क्या होता है बच्चों? देखिए जो संयोजकता बैंड और वैलेंस बैंड, देखिए जो आपको यहाँ पे ये जो ब्लू कलर के दिखाए गए हैं पूरित बैंड, ये संयोजकता बैंड होते हैं। और जो चालकों की बात करें तो ये कहा जाता है कि चालकों में संयोजकता बैंड पूरित भी हो सकते हैं, यानी पूर्ण रूप से भरे भी हो सकते हैं, या आंशिक रूप से भरे भी हो सकते हैं। तो देखिए पहले इस फर्स्ट वाले चित्र को आप ध्यान से देखिए, आप देखेंगे कि इसमें चालकता बैंड और कंडक्शन बैंड जो है उनके बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत ही क्या होता है? कम होता है। कहने का मतलब है कि ये बहुत ही पास पास होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड आपस में क्या होते हैं? अति व्यापित होते हैं। तो देखिए ये आपको अति व्यापित फॉर्म दिखाई गई है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपको यहाँ पे देखिए अति व्यापित फॉर्म दिखाई गई है। ये संयोजकता बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों बैंड आपस में क्या है? अतिव्यापित है। आगे देखिए ये वाला आपको प्रदर्शित कर रहा है कुचालक में। जैसा कि आपको बताया मैंने कि कुचालकों में क्या होता है, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतर होता है वो बहुत ही क्या होता है? ज़्यादा। तो देखिए ऊर्जा अंतर कितना ज़्यादा है, ये तो है संयोजकता बैंड जिसे पूरित बैंड भी कह सकते हैं, और ये जो रिक्त बैंड है वो है चालन बैंड। क्लियर है? आगे देखिए ये अर्धचालक है। देखिए बच्चों अर्धचालक में मैंने आपको बताया था कि संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतर होता है वो चालकों की तुलना में ज़्यादा होता है, लेकिन कुचालकों से क्या होता है? कम होता है। क्लियर है भाई? इनके बीच में जो ऊर्जा अंतर है वो चालक की तुलना में ज़्यादा होता है, लेकिन कुचालक की तुलना में क्या होता है? कम होता है। तो देखिए यहाँ पे ऊर्जा अंतर देखिए आप लोग, भाई संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में ये ऊर्जा अंतर देखिए, तो ये ऊर्जा अंतर आप लोग देखेंगे कि चालकों की तुलना में तो ये ऊर्जा अंतर क्या है? ज़्यादा है, लेकिन कुचालक की तुलना में ये ऊर्जा अंतर क्या है? कम है। तो देखिए बच्चों ये जो बैंड सिद्धांत का डायग्राम है, इस बैंड सिद्धांत के डायग्राम से आप लोगों को चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर समझ में आया होगा कि किस तरीके से इनके संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतर के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे ये दोनों बैंड अतिव्यापित होते हैं। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता बैंड से आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं और आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं या चालकता में सहयोग करते हैं। लेकिन अगर हम कुचालक की बात करें, देखिए बच्चों कुचालक में ऊर्जा अंतर बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उनको अगर इन कुचालक पदार्थों को ऊर्जा दी जाए तब भी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में नहीं जा पाते, और जब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाएंगे तो विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये कुचालक होते हैं। और अब इसमें देखिए अर्धचालक, ये कहा जाता है कि 0 डिग्री केल्विन पर तो अर्धचालक भी कैसे व्यवहार करते हैं? कुचालक की तरह। यानी हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री केल्विन पर जो अर्धचालक होते हैं वो किसी भी तरीके की चालकता का गुण प्रदर्शित नहीं करते। अर्धचालकों के लिए कहा जाता है कि इनके बीच में ऊर्जा अंतर बहुत ही क्या होता है? कम होता है। तो जैसे इनको ऊर्जा दी जाएगी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से किस में जाएंगे? चालन बैंड में जाएंगे। भाई जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाएंगे और विद्युत धारा का चालन करेंगे।
यानी कहने का तात्पर्य है कि 0 डिग्री केल्विन ताप पर तो ये किसी भी प्रकार की चालकता का गुण प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है ये चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कहाँ जाएंगे? चालन बैंड में जाएंगे और विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। तो देखिए ये बैंड सिद्धांत के आधार पर आपको इन तीनों में अंतर समझ में आया होगा। अर्धचालकों में विद्युत चालन। देखिए अर्धचालकों में विद्युत चालन कैसे होता है, बेटा बहुत अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। 0 डिग्री केल्विन ताप पर अर्धचालकों की चालकता 0 होती है, ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ, ठीक है। परंतु ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि 0 डिग्री केल्विन ताप पर तो ये चालकता प्रदर्शित नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर चालन बैंड में नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे इनके ताप में वृद्धि की जाती है, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने की कोशिश करेंगे और चले जाते हैं, संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं और क्या करेंगे? विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, ठीक है। इसके उदाहरण की बात करें सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखिए बच्चों उदाहरण आपको पता होना चाहिए, जर्मेनियम Ge, सिलिकॉन Si, ठीक है। इन्हें नेज अर्धचालक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? नेज अर्धचालक। इनको क्या कहा जाता है? नेज अर्धचालक भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो अर्धचालक होते हैं व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो इनकी उपयोगिता बहुत कम है, क्योंकि इतनी अच्छी चालकता ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन अगर बाहर से कोई पदार्थ इनमें मिला दिया जाए तो इनकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है। वापस सुनिए बच्चों, ये जो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं ना, इनमें अगर बाहर से कोई बाहरी पदार्थों को मिलाया जाए तो इनकी चालकता को और बढ़ाया जा सकता है और इस प्रक्रिया को डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग या अपमिश्रण। देखिए बच्चों व्यवहारिक रूप से इनकी चालकता बहुत कम होती है, लेकिन उचित अशुद्धि मिलाकर इनकी चालकता को बढ़ाया जाता है और इस विधि को अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, इसके लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम की तुलना में या तो इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन न्यून परमाणु को काम में लिया जाता है। तो देखिए क्या देखा आपने, अगर हमें डोपिंग करनी है तो जो हम मिलाएंगे परमाणु वो या तो इनसे इलेक्ट्रॉन धनी होना चाहिए या इनसे इलेक्ट्रॉन ऋणी होना चाहिए। यानी या तो उसमें इलेक्ट्रॉन धनी होना चाहिए या वो इलेक्ट्रॉन न्यून होना चाहिए। क्लियर है? ये चीज़ आपको समझ में आई? यानी कहने का मतलब है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन धनी होना चाहिए या इलेक्ट्रॉन न्यून होना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों के बारे में। एक बार पहले मैं समझा देती हूँ, फिर हम स्लाइड में इसको पढ़ेंगे। देखिए, ये कहा जाता है कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं वो 14वें वर्ग के तत्व होते हैं और इनमें संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो क्रिस्टल होते हैं इनमें ये आपस में परमाणु, यानी जर्मेनियम के परमाणु अपने चारों ओर उपस्थित 4 जर्मेनियम परमाणु के साथ में 4 संयोजकता बंध का क्या करता है? निर्माण करता है। क्लियर है? और इसी तरीके से सिलिकॉन भी क्या करता है? अपने आसपास के 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ में 4 संयोजकता बंध का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब है इनमें 4 जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब इनमें कोई 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है तो 15वें वर्ग के जो तत्व होते हैं उनके संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। और जब हम इसमें 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे, और 15वें वर्ग में हम बात कर रहे हैं फास्फोरस या फिर आर्सेनिक की, तो ये जब इनको हम अशुद्धि के रूप में या डोपिंग के थ्रू जब इनको मिलाया जाता है, इनमें होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? सिलिकॉन या जर्मेनियम के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इन फास्फोरस या आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ में मिलकर तो संयोजकता बंध का निर्माण कर लेंगे। और आपने क्या देखा कि फास्फोरस या आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त रह गया और यही जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है ये विद्युत धारा का प्रवाह इनमें करता है। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रह गया जो विस्थानीकृत होता रहता है। अब देखिए, यहाँ पे जो
बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव होता है। वो कैसा होता है? नेगेटिव। हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इसीलिए इस प्रकार के अर्धचालकों को एक नाम दिया गया है एन टाइप अर्धचालक या एन प्रकार के अर्धचालक। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए सिलिकॉन एवं जर्मेनियम 14वें वर्ग के तत्व है। इनमें 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्रिस्टल में इनका प्रत्येक परमाणु अपने निकटतम परमाणु के साथ में 4 सह संयोजक बंध बनाते हैं। बात कर चुके हैं हम, ठीक है। जब इनमें 15वें वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस अथवा आर्सेनिक मिलाया जाता है तो क्या होगा? सिलिकॉन व जर्मेनियम की कुछ जगह पे क्या आ जाएंगे? फास्फोरस और आर्सेनिक आ जाएंगे। अरे भाई, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में फास्फोरस या आर्सेनिक मिलाया जाता है तो क्या होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम के कुछ परमाणुओं की जगह ये फास्फोरस और आर्सेनिक आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखिए, अब क्या होगा? सिलिकॉन एवं जर्मेनियम इनके 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ में क्या बना लेंगे? सहसंयोजक बंध बना लेंगे। कहने का मतलब है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम फास्फोरस और आर्सेनिक के साथ में क्या करेंगे? 4 सहसंयोजक बंध बना लेंगे। क्लियर है? अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रह जाता है जो विद्युत का चालन करता है और इसे क्या कहा जाता है? या इस प्रकार क्या बनते हैं? एन टाइप के अर्धचालक बनते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स। देखिए बच्चों, अर्धचालकों को सेमीकंडक्टर्स भी कहा जाता है। क्लियर है? सेमीकंडक्टर इंग्लिश में। तो ये हमारे बन गए एन टाइप के अर्धचालक या एन टाइप के सेमीकंडक्टर। क्लियर है? अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, इससे ये चीज आपको और क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखिए, ये जर्मेनियम सब जर्मेनियम है। क्लियर है? ये सब ये जर्मेनियम है, ये फास्फोरस है बेटा, ये फास्फोरस है और बाकी सब जर्मेनियम है। तो हमने क्या किया? जो जर्मेनियम का क्रिस्टल है या जो जर्मेनियम है उसमें हमने फास्फोरस की अशुद्धि मिलाई तो क्या होगा? जर्मेनियम के कुछ स्थानों पर फास्फोरस आ जाएगा। आ गया। अब देखिए, आप देखेंगे इस जर्मेनियम को, देखिए अगर हम इस जर्मेनियम की बात करें, 1 2 3 4, वापस देखिए 1 2 3 4, ये इसके सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फास्फोरस की, फास्फोरस में 1 2 3 4 और 1 ये बचा हुआ 5 इलेक्ट्रॉन है। अरे हमें पता है फास्फोरस में 5 सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी वाली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखिए, फास्फोरस के जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला और ये वाला, जो 4 इलेक्ट्रॉन है, वापस देखिए फास्फोरस के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो जर्मेनियम के जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ में सहसंयोजक बंध बना लेगा। ठीक है। और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रह गया। क्या रह गया बच्चों? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रह गया। ये वाला जो मैंने एरो किया है, ये एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रह गया और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इनमें क्या होगा? इनकी विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थानीकृत होगा, विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। तो इस तरीके से बनने वाले अर्धचालकों को हम एन टाइप के अर्धचालक कहते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये हमारा एन टाइप के अर्धचालक हो गए। अब हम आगे चलते हैं पी टाइप के अर्धचालकों की तरफ। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों के बारे में। इसमें क्या करते हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन में 13वें वर्ग के तत्व मिलाए जाते हैं। देखिए, जो हमने वहाँ पे बात करी, इलेक्ट्रॉन धनी की बात करी, वहाँ हमने मिलाया 15वें वर्ग के। इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों की बात करी, हम मिला रहे हैं 13वें वर्ग के। अब 13वें वर्ग के तत्वों में क्या होता है? 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और किस किस को मिलाया जाता है? या तो बोरोन को या एल्यूमिनियम को। अब जैसे ही हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में बोरोन या एल्यूमिनियम को मिलाएंगे तो क्या होगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम के कुछ स्थानों पर क्या आ जाएंगे? बोरोन आ जाएंगे। क्लियर है? बोरोन या एल्यूमिनियम आ जाएंगे। अब बोरोन और एल्यूमिनियम के हमने बात की कि इनके बाहरी कक्षा में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होगा? जो बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन है वो 3 जर्मेनियम के साथ में तो सहसंयोजी बंध बना लेंगे
और जो एक संयोजकता खाली रह गई वहाँ पे एक छिद्र का या होल का निर्माण हो जाता है। और ये जो होल होता है ये पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, इसीलिए इस तरीके से बनने वाले अर्धचालकों को पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। तो देखिएगा बच्चों, इनमें छिद्र का निर्माण होता है, मैंने आपको बता दिया। यह छिद्र ही विद्युत का चालन करते हैं और इससे पी प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का। किसका? पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। देखिए ये देखो, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये सब सिलिकॉन है। और ये जो बीच में हम लोग बात कर रहे हैं, ये बीच में बोरोन है। हमने अशुद्धि मिलाई, बोरोन आ गया एक सिलिकॉन की जगह। अब ध्यान से देखिए, इस बोरोन के 1 2 3, देखिए बच्चों 1 2 3, इन 3 इलेक्ट्रॉनों ने तो इन 3 सिलिकॉन के साथ में सहसंयोजी बंध का निर्माण कर लिया। और एक ये स्पेस, देखिए मैं इसको अलग शेड करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक छिद्र खाली रह गया, यहाँ पे एक खाली जगह रह गई बच्चों, यहाँ पे एक खाली छिद्र रह गया, खाली स्पेस रह गया। और इसी को हम कहते हैं छिद्र, होल या छिद्र। इसे ही हम क्या कहते हैं? होल या छिद्र कहते हैं। और ये जो संयोजकता बच गई, ये जो छिद्र बच गया, यही विद्युत धारा के चालन में सहयोग करता है। और ये धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून है ये, इसलिए इसको पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स या पी टाइप के अर्धचालक भी कहा जाता है। तो देखिए, आपको एन टाइप के और पी टाइप के अर्धचालक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये डायग्राम आपको और अच्छे से इस चीज को क्लियर कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई सिलिकॉन परमाणु है, विशुद्ध क्रिस्टल है। आप देखो, इसमें प्रत्येक सिलिकॉन का जो परमाणु है वो 4 के साथ में सहसंयोजी बंध बना रहा है। ठीक है, यानी एक सिलिकॉन है, ये मान लीजिए सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन है और ये अपने चारों ओर उपस्थित, ये मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन है, इस वाले सिलिकॉन के है। मैं एक इनके क्रॉस से दिखा रही हूं और इस सिलिकॉन के मैंने डॉट से दिखाए हैं। तो आप क्या देखेंगे कि इस सिलिकॉन ने इसके चारों ओर 4 सिलिकॉन के साथ में बंध बना लिए। देखो, एक तो ये बन गया सहसंयोजी बंध, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। क्लियर है? कितने बन गए? 1 2 3 4 बन गए, 4 बन गए इसके बॉन्ड। यानी हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसा ही ने, और ये सब जगह सिलिकॉन जुड़े हुए हैं। ये हम बात कर रहे हैं विशुद्ध क्रिस्टल की, जबकि सारे परमाणु किसके हैं? सिलिकॉन के। अब मान लीजिए एन टाइप के कंडक्टर्स बनाने के लिए हमने इसमें मिला दिया आर्सेनिक, हमने आर्सेनिक की डोपिंग कर दी। तो यहाँ पे कौन आ गया? एक सिलिकॉन की जगह आर्सेनिक आ गया। अब देखिए, आर्सेनिक में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, इस आर्सेनिक ने 1 2 3 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ में तो सहसंयोजी बंध बना लिया। क्योंकि इस आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉनों ने तो, आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉनों ने तो, जो हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन, 4 सिलिकॉन के साथ में 4 सहसंयोजी बंध बना लिए। और ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया। देखिए मैं इसको राउंड कर रही हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया। और यही गतिशील इलेक्ट्रॉन क्या करता है? विद्युत धारा का प्रवाह में सहयोग करता है। क्लियर है? अब बात करते हैं पी प्रकार के अर्धचालकों की। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए मैंने मान लो इसमें बोरोन मिला दिया। अब बोरोन में आपको पता है भारी कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या होगा? बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन तो इस 1 2 3 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ में 3 सहसंयोजी बंध बना लेगा। ठीक है, ये लो भाई, 1 2 3 इनके साथ में बना लिया। अब क्या हुआ? अब इसकी एक संयोजकता खाली रह गई। ये जो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का है, जबकि बोरोन की यहाँ पे खाली जगह रह गई। देखिए मैं इसको कलर से बता रही हूँ, यहाँ पे खाली स्पेस रह गया, खाली छिद्र रह गया। ठीक है, यानी जिसे हम धनात्मक छिद्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धनात्मक छिद्र रह गया। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक धनात्मक छिद्र रह गया। तो इस प्रकार से क्या बना? पी टाइप के अर्धचालक। तो देखिए,
हमने एक ही परमाणु को काम में लिया। कहने का मतलब है सिलिकॉन या जर्मेनियम से हमने एक ही प्रकार के क्रिस्टल को काम में लिया और एक ही प्रकार के क्रिस्टल को काम में लेकर एन और पी टाइप दोनों प्रकार के सेमीकंडक्टर्स का या अर्धचालकों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं इनके अनुप्रयोग कि एन और पी टाइप के अर्धचालकों को कहाँ कहाँ काम में लिया जाता है। पहला है ट्रांजिस्टर में। ठीक है, ट्रांजिस्टर में इनका उपयोग किया जाता है। एन और पी टाइप के डायोड बनाने में उपयोग किया जाता है। सौर सेल में, जो सोलर सेल होते हैं उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। और सोलर सेल क्या करते हैं भाई, जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है उसे विद्युत धारा में बदलते हैं। ठीक है, और एनपी संगम बनाने में, एनपी संगम को एनपी जंक्शन भी कहते हैं। और ये क्या करता है, जो एसी धारा होती है, एकांतर धारा होती है, उसे दिष्ट धारा में बदलने का कार्य करते हैं एनपी संगम। क्लियर है? तो ये सारे हमारे हो गए जो अर्धचालक है उनके अनुप्रयोगों क्या क्या है। क्लियर है बच्चों? अब आगे देखिए बच्चों, आजकल क्या किया जा रहा है, वर्ग 13 और 15 के या फिर वर्ग 12 और 16 के, या तो 13 या 15 के या 12 या 16 के तत्वों को आपस में मिश्रित करके अनेक प्रकार के ठोस पदार्थ बनाए जा रहे हैं। और जो ये ठोस पदार्थ है इनका उपयोग अर्धचालक युक्तियों में किया जाता है। और इनसे क्या हुआ, अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में एक क्रांतिकारी हलचल आ गई है। यानी अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में एक बहुत अच्छी तरक्की हुई है और इनका उपयोग अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। तो देखिए INSB, ठीक है, यहाँ पे इंडियम को और एंटीमनी को मिला के बनाया गया है। ALP एल्यूमिनियम फास्फाइड यानी एल्यूमिनियम को और फास्फोरस को मिला के बनाया गया है। GAAS इस यहाँ पे गैलियम को और आर्सेनिक को मिला के बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपने देखे अर्धचालकों के अनुप्रयोगों के बारे में और किस तरीके से 13वें और 15वें वर्ग के तत्वों को या 12वें और 16वें वर्ग के तत्वों को नए अर्धचालकों को बनाया जा रहा है, इनके बारे में पढ़ लिया। तो आज हम लोगों ने ठोसों में विद्युत धारा के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से ठोसों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है और जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसके आधार पर कितने प्रकार के ठोस होते हैं, चालक होते हैं, कुछ चालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं। हमने अर्धचालकों के बारे में पढ़ा कि अर्धचालक क्या होते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब हमारी इस फर्स्ट यूनिट का एक लास्ट टॉपिक रहा है ठोसों के चुंबकीय गुण। वो बच्चों हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।